2.0 में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। और इस पूरे वीडियो में आपको पूरा चैप्टर 1 जो है आपका पूरा का पूरा चैप्टर इस वीडियो में आपको करवाने वाले हैं। पूरा एकदम मास्टर वीडियो होगा जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर इसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करके बहुत ही सरल भाषा में आपको बताएंगे। और मैट्रिक के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर का नोट्स जो है यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। और यदि इस चैप्टर से क्वेश्चन आपके मैट्रिक की परीक्षा में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, वो सारा का सारा इस चैप्टर से ही पूछा जाएगा। इतना डिटेल में यहाँ पे आपके लिए तैयार करके रखे हैं, बहुत ही अच्छे से इसको तैयार किए हैं, है ना। और बहुत ही काम आएगा, इतना आप गारंटी के साथ कहते हैं। यदि आप इस पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इतना आपको फुल 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं। इसका PDF जो है वो भी टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए हैं, आप उसको PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसमें आपको 1 से 20 तक के जितने भी परमाणु संख्या है कम से कम इतना आपको याद होना चाहिए, है ना। उसका परमाणु संख्या तत्व जो है 1 से 20 तक कौन कौन सा तत्व है, उसका परमाणु संख्या क्या है, उसका संकेत क्या होता है, संयोजकता क्या होता है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। संयोजकता निकालना तो आपको सिखा देंगे, कैसे किसी तत्व का संयोजकता निकालते हैं ये आपको बता देंगे। और एक काम आपको करना होगा कि 1 से 20 तक जितने भी तत्व हैं उसके परमाणु संख्या को, उसका संकेत क्या होता है याद करना होगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में जो है इसे पूछ लेगा कि कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, तो 6 होता है। तो चलिए 20 तक देख लेते हैं कौन कौन सा तत्व है। पहला है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका संकेत H होता है, ठीक है। संयोजकता की बात करेंगे आगे वाले वीडियो में जो है ना, इसी वीडियो में आपको संयोजकता बताएंगे तो आप किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं, है ना। हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, संकेत He होता है। फिर लिथियम है, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, संकेत Li होता है। फिर बेरिलियम है, इसका परमाणु संख्या 4 होता है और संकेत Be होता है। फिर बोरॉन है ना, इसका परमाणु संख्या 5 होता है, संकेत B होता है। फिर कार्बन आ गया, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और संकेत जो है C होता है ना। फिर आपका है 7वें नंबर पर नाइट्रोजन है, इसका परमाणु संख्या 7 होता है और संकेत N होता है। फिर ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या पूछ सकता है आपसे, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, संकेत जो है O होता है। फिर है आपका 9 नंबर पे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, संकेत F होता है। फिर नियॉन है, नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है और संकेत Ne होता है। फिर सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है और संकेत जो है आपका Na होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है और कभी कभी सोडियम का संकेत पूछ लेता है तो Na होता है। फिर आपका है मैग्नीशियम, 12 नंबर पर मैग्नीशियम है, परमाणु संख्या 12 होता है और संकेत Mg होता है। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, संकेत Al होता है। फिर सिलिकॉन है, सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, संकेत Si होता है। फिर फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है, फिर संकेत जो है इसका P होता है। फिर सल्फर, सल्फर का भी, सल्फर को ही गंधक कहा जाता है ना। तो गंधक का पूछेगा कि परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है, इसका संकेत जो है S होता है। फिर क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, संकेत Cl होता है। फिर आपका आर्गन है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है, संकेत Ar होता है। फिर पोटेशियम है, पोटेशियम का भी परमाणु संख्या आपसे पूछ सकता है ना। पोटेशियम जो है इसका परमाणु संख्या 19 होता है और संकेत जो होता है K होता है। फिर 20 नंबर पर कैल्शियम है, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और संकेत जो है Ca होता है। तो कम से कम 1 से 20 तक के जितने भी तत्व हैं, है ना, उनका परमाणु संख्या और संकेत ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है।
अब बात करते हैं, ये सब जितना भी आपको बता रहे हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस सबसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता ही आता है। संयोजकता है ना, किसी भी धातु का या तत्व का संयोजकता पूछ सकता है। फिर धीरे धीरे करके हम लोग चैप्टर में क्या करेंगे, इन करेंगे। अभी हम लोग चैप्टर को शुरू नहीं किए हैं, ये सब जो बता रहे हैं ये सब आपको बहुत ही हेल्प करेगा, है ना। तो चलिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं, पहले हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन जान लेते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना। इसके बताने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे, है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से नोट्स तैयार करते हैं आपके लिए, और दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। पूरा चैप्टर इस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से बताने वाले हैं, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको इंग्लिश में कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ सकता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अर्थात सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है ना। मान लीजिए कि एक तत्व है सोडियम है ना। कक्षा जो है, सेल जो है के, पहला कक्षा के होता है ना। दूसरा एल होता है, तीसरा एम होता है, चौथा एन होता है। ऐसे करके कक्षा भी जो है परमाणु का कक्षा बनता है, सेल बनता है। तो मान लीजिए कि सोडियम आपका एक तत्व है ना। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, तो पहले सेल में जो है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठता है ना। दूसरे सेल में, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, तो 8 2 10 हो गया। और तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, तो यही बाह्यतम कक्षा हो गया। ये क्या हो गया, बाह्यतम कक्षा हो गया। पहले सेल कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गया। और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अंतिम सेल हो गया, बाह्यतम सेल हो गया। और बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो किसी भी तत्व का, है ना, आपसे संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो आप बता सकते हैं। आप देखिए, आप यदि नहीं समझे होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को पहले समझिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जब, है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जितना परमाणु संख्या होता है ना। मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, तो इसका इलेक्ट्रॉन का संख्या भी कितना होगा, 11 ही होगा। और इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं में व्यवस्थित करने का जो प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है ना। तो मान लीजिए कि सोडियम या मैग्नीशियम, किसी का भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए मैग्नीशियम है, अंदर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या याद होना बहुत ज़रूरी है, 12 होता है, ठीक है। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, तो जितना इसका परमाणु संख्या होता है मैग्नीशियम का, उतना ही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है ना। परमाणु संख्या 12 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पहले सेल में जब भी इलेक्ट्रॉन बैठेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, है ना। इसका सूत्र होता है 2n², है ना, जहाँ n जो है कक्षा की संख्या होता है। तो पहले कक्षा में मान लीजिए पहला n जो है 1 है, n जो है 1 है, तो 1 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 एकम 2 ही होगा। यानी कि पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, दूसरे कक्षा में भी आप निकालेंगे, है ना, दूसरी कक्षा में भी आप निकालेंगे 2n² पे, तो n की जगह 2 रखेंगे, ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। 2 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि दूसरे कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, 8 होगा। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, दूसरे में 8 बैठेगा, 8 2 10 हो गया, बच गया कितना, है ना, 10 हो गया, तो बच गया 2, तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। और यही अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसी को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस तरह से जब हम इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करते हैं, है ना, कक्षाओं में K L M, इस तरह से कक्षाओं में जो है व्यवस्थित करते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है ना। जैसे आप सोडियम का निकालिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भी संख्या कितना होगा, 11 ही होगा, है ना। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम का, Na का,
है ना। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 2 10 हो गया और बच गया कितना, 1। अब ये हो गया संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया किसका, ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया किसका, सोडियम का। इस तरह से सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिए। आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, जैसे ऑक्सीजन का पूछ देगा, क्या पूछ देगा, ऑक्सीजन का आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए कहेगा, तो आप क्या करेंगे, उसका परमाणु संख्या आपको याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, और इसी को कक्षाओं में व्यवस्थित करना। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। 8 2 10 हो गया, लेकिन यहाँ तो 8 ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 ही होगा, है ना। यानी कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कितना हो जाएगा, 2,6 हो जाएगा। यानी कि अंतिम कक्षा में बाह्यतम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, ऑक्सीजन का, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है निकाला जाता है किसी भी तत्व का। आप एक और सीखने के लिए निकाल सकते हैं, मान लीजिए कैल्शियम का या क्लोरीन का निकालिए। क्लोरीन का पूछेगा, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा, 17 ही होगा, ठीक है। तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10, है ना, और तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठेगा, 7 बैठेगा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, 8 2 10, 10 7 17। और इसमें जो बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 7 है ना, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी आपको समझा दिए और संयोजी इलेक्ट्रॉन भी बता दिए, ठीक है। तो किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन या उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम का देखिए निकाले हैं, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, और जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, और इसी को क्या करना है, कक्षाओं में व्यवस्थित करना है। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 8 2 10 और तीसरे में 3। इस तरह से क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में। और इसमें जो बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है, इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो आपसे एल्युमिनियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या पूछेगा कितना होता है, तो आप 3 बताएंगे। कितना बताएंगे, 3 बताएंगे। अब आता है संयोजकता, है ना। आपका बता दिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, बता दिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बता दिए संयोजकता। आपसे पूछेगा कि संयोजकता क्या होता है, और किसी भी तत्व का संयोजकता निकालने के लिए आपसे कहेगा। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि संयोजकता क्या होता है। तो संयोजकता को इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम सेल में यानी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों है ना, ग्रहण करने, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने, प्रदान करने अर्थात त्याग करने, ठीक है ना। प्रदान करना क्या मतलब, त्याग करना हुआ। ग्रहण करना मतलब लेना, अब प्रदान करना मतलब क्या करना होता है, त्याग करने। और साझा करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, संयोजकता कहा जाता है। जैसे कि देखिए एक बात और आप ध्यान रखेंगे कि जितने भी धातु होते हैं, सभी धातुएं अपना इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं अर्थात त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, देने की प्रवृत्ति रखते हैं। जितना भी धातु होता है, मेटल होता है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। और जितने भी अधातु होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं या साझा करते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत ही काम आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए कैल्शियम लिए हैं। कैल्शियम एक धातु है ना। कैल्शियम क्या है, एक धातु है, ठीक है। और कैल्शियम धातु है तो धातु क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्यागेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है ना, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने या ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, और वे ऐसा क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं या ग्रहण क्यों करते हैं, तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, है ना। कोई भी तत्व चाहता है कि हम क्या रहे, अस्थाई हो जाए। तो कोई भी तत्व अस्थाई कब होता है, निष्क्रिय कब हो जाता है, जब वो क्या करता है, किसी से साझा करता है, किसी से क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है या ग्रहण करके अपने अष्टक को पूरा करता है, तो वो क्या हो जाता है, अस्थाई हो जाता है। जैसे कि कैल्शियम एक धातु है ना, इसका परमाणु संख्या 20 होता है। तो परमाणु संख्या 20 होगा, इलेक्ट्रॉनों का संख्या भी 20 ही होगा। और पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, है ना। के एल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 हो गया।
M में भी आपका 8 ही इलेक्ट्रॉन बैठेगा, कितना हो गया 18 हो गया, और N में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धातु है ना, धातु है कैल्शियम, तो अपने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, त्याग देगा, दे देगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देगा तो अब इसका जो मतलब कि अति हो जाएगा, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो त्यागने के बाद जो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचा वो 2, 8 और 8 बचा, और ऐसा करके ये क्या हो गया, अस्थाई हो गया और अपने निकटतम निष्क्रिय गैस की तरह बन गया। देखेंगे 8, 8, 8, 16, 2, 18, ये आर्गन की तरह बन गया। तो ये क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया, अस्थाई हो गया। कोई भी तत्व चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके या ग्रहण करके क्या हो जाए, अस्थाई हो जाए। तो धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, त्यागने की क्षमता रखता है, और अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करेगा, त्यागेगा। जैसे ही त्यागेगा तो क्या हो जाएगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा वही उसका संयोजकता हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, V हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा। संयोजकता यानी कैल्शियम का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अतः कैल्शियम की संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये क्या करेगा, कैल्शियम है ना, किसी से अभिक्रिया करेगा, मान लीजिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो ऑक्सीजन देख रहे हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन के बाह्यतम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। ऑक्सीजन के बाह्यतम सेल में ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो इसका जो बाह्यतम सेल होता है 2, 6, और ऑक्सीजन अधातु है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा। तो ये कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। ठीक है, ये त्यागा, तो ये क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करके 2, 8 हो जाएगा, है ना, हीलियम की तरह हो जाएगा, सॉरी हीलियम नहीं, नियोन की तरह हो जाएगा। किसकी तरह, नियोन की तरह हो जाएगा, और ये अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो अधातु क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो ऑक्सीजन का जो संयोजकता हो जाएगा, ऑक्सीजन का जो संयोजकता हो जाएगा, है ना, वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, और कैल्शियम ने जो है 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसलिए कैल्शियम का संयोजकता 2 हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेशियम का संयोजकता देखेंगे। पोटेशियम का किसी भी तत्व का संयोजकता आप निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल लेंगे तो आप निकाल सकते हैं। जितना भी धातु होता है ना, तो उसके बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा ही रहेगा। धातुओं के का जब आप निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो उसका जो बाह्यतम सेल में संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। तब आप समझ जाएंगे कि वो जो तत्व है धातु है। जैसे पोटेशियम है, परमाणु संख्या 19 होता है, और जितना इसका परमाणु संख्या है उतना ही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा 19। तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे में 8 रहेगा, तीसरे में भी 8 रहेगा, 8, 8, 16, 2, 18, है ना, एक और, तो 1 हो गया, ये हो गया, बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो बाह्यतम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कि ये धातु है, और धातु है तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा, और त्याग करके क्या हो जाएगा, आर्गन की तरह बन जाएगा, निष्क्रिय बन जाएगा, अस्थाई बन जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो इसका पोटेशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो आपको 2 चीज़ समझ में आया होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों अलग अलग चीज़ होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाह्यतम सेल में, बाह्यतम परमाणुओं के, तत्व के परमाणुओं के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन कोई तत्व जो है त्यागता है या ग्रहण करता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1 त्यागा तो 1 उसका संयोजकता हो जाएगा, 2 त्यागा तो 2 इसका संयोजकता हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, हम एक क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन 17 इसका परमाणु संख्या होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 7 होगा। तब आप इसका कहेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन का संयोजकता बोलेंगे तो आप क्या कहेंगे, तो संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो अधातु
को कैसे आप पहचानेंगे ये थोड़ा सा जान लीजिए कि अधातुओं के बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का संख्या 6 होता है, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 ये सभी इलेक्ट्रॉन यदि बाह्यतम कक्षा में होंगे तो समझिए कि ये अधातु है। और धातु अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, किसी से लेता है तो क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करके अस्थायी होता है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है और इसको अपना अष्टक पूरा करना है। अधातु अपना अष्टक पूरा करेगा, अपने 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करेगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेने से ये 8 हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें जैसे ही देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन ग्रहण करेगा वही उसका संयोजकता हो जाएगा। तो क्लोरीन का संयोजकता 1 हो जाएगा, लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो 7 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। और ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। तो दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। एक और आपको एग्जाम्पल देते हैं, आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है सल्फर। सल्फर जिसको गंधक कहते हैं, गंधक सल्फर है ना। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, 16 होता है, S 16। तो 16 का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 8 2 10 और 6 16। तो इसके बाह्यतम कक्षा में है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो हम कहेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। लेकिन वैलेंसी बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, ये अधातु है और इसके बाह्यतम से कक्षा में कितना, 5, 6, 7, इनमें से तीनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन रहेगा तो समझिए अधातु है। तो अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा और लेगा, किसी से क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ले करके अष्टक को पूरा करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसको क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन को और लेना होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लिया अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वही उसका संयोजकता हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, है ना। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 होगा, संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ऑक्सीजन की, सल्फर का। ठीक है, इस तरह से किसी भी तत्व का आप निकाल सकते हैं। अब चलिए मूलक की बात करते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना, आपको अंदर के चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। मूलक या रेडिकल क्या होता है, तो वैसे ग्रुप ऑफ एटम, मतलब कि परमाणुओं का ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पाया जाता है तथा जो रासायनिक अभिक्रिया में एक सिंगल एटम की तरह कार्य करता है। कहने का मतलब कि कुछ ऐसे आपको एटम दिखाई देंगे जिस पे चार्ज दिखाई देगा। देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे माइनस चार्ज दिखाई दे रहा है OH पर, NH4 पर प्लस चार्ज दिख रहा है, P4 पर क्या दिख रहा है, -3 का चार्ज दिख रहा है, SO4 सल्फेट पढ़ते हैं, इस पर -2 का चार्ज दिख रहा है, ये कार्बोनेट है, इस पर -2 का चार्ज दिख रहा है, ये नाइट्रेट है, ये क्या है आपका नाइट्रेट है, इस पर -1 का चार्ज दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, मूलक हो गया। किस पर कितना चार्ज होता है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। मूलक जो है 2 प्रकार का होता है, इसमें आप देख रहे हैं किसी पे प्लस चार्ज है, किसी पे माइनस चार्ज है। तो मूलक जो है 2 प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक मूलक। यानी कि जिस मूलक पर प्लस चार्ज होगा उसको धनात्मक मूलक बोलेंगे, और जिस मूलक पे ऋणात्मक चार्ज होगा, माइनस नेगेटिव चार्ज होगा, उसको ऋणात्मक मूलक बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बहुत क्या है, आपका कुछ मूलक है जिसका है ना याद रखना, आपको चार्ज किस पर कितना होता है बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आएगा, है ना। जब आप रासायनिक सूत्र निकालना सीखेंगे, है ना, किसी भी यौगिक का सूत्र पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप सीख जाएंगे किस तरह से सूत्र जो है निकाला जाता है। रट्टा मारने का ज़्यादा ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये है अमोनियम NH4। अमोनियम पर 1 प्लस चार्ज है तो इसकी संयोजकता जो है 1 हो जाएगा, है ना। ये सब जो मूलक है इसका संयोजकता जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये अमोनियम है, अमोनियम का संयोजकता जो है 1 चार्ज होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। जिस पर जितना चार्ज होगा वही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ये हाइड्रोनियम है H3O, इसको हाइड्रोनियम पढ़ते हैं, इस पर +1 का चार्ज है तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। फिर आपका pH 4 है, pH क्या है, 4 है,
है ना, PH4 है, इसका चार्ज जो है कितना है, 1 है, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर OH हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, इसका संयोजक चार्ज जो है माइनस है, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा, 1 माइनस चार्ज है। तो PO4 पर फॉस्फेट पढ़ते हैं, इसको, इस पे -3 का चार्ज है, तो संयोजकता 3 हो जाएगा। ये सल्फेट पे -2 का चार्ज है, तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। कार्बोनेट पे -2 का चार्ज है, तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। नाइट्रेट है, इस पे चार्ज जो है माइनस का 1 चार्ज है, इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है ना, कौन सा मूलक है, उस मूलक पर कितना चार्ज है, क्योंकि जितना चार्ज रहेगा प्लस या माइनस वही उसकी संयोजकता होगी, है ना। जिसमें आपको ये नेगेटिव चार्ज वाला आपको याद रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये आपको बहुत काम आएगा, ये आपको बहुत काम आएगा, उसको किसी भी हाल में आपको याद कर लेना है ना। यहाँ देखेंगे मूलक जो आपको बताया, मूलक के ऊपर जितना चार्ज की संख्या होती है उसी संख्या के बराबर उस मूलक की संयोजकता होती है। ये बहुत ज़रूरी बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। किसी भी मूलक पर जितना उसका चार्ज होता है ना, 2 गो माइनस चार्ज है या 2 गो प्लस चार्ज है, तो वही उसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, ठीक है। और इसी के आधार पर रासायनिक सूत्र जो है लिखा जाता है। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, फिर से नाम के साथ लिख दिए हैं। जैसे अमोनियम पे +1 का चार्ज है, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है। हाइड्रोक्साइड इसको पढ़ते हैं, OH होता है, इस पर -1 का चार्ज है, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। फिर आपका नाइट्रेट है, नाइट्रेट पे -1 का चार्ज है, NO3 पढ़ते हैं, इसका संयोजकता भी 1 हो जाएगा। फिर सल्फेट है, SO4 है ना, इस पर -2 का चार्ज है, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर आपका कार्बोनेट है, कार्बोनेट पे CO3 पढ़ते हैं, कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, है ना, इस पे -2 का चार्ज है, तो इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। फॉस्फेट है, PO4 पढ़ते हैं, इसको PO4 -3 का चार्ज होता है, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्लोरेट है, क्लोरेट का होता है सूत्र ClO3, इस पे -1 का चार्ज है, तो संयोजकता 1 हो जाएगा। फिर आपका है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको पढ़ते हैं HCO3 को, इस पर -1 का चार्ज है, तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए संयोजकता निकालना सीख गए हैं, तत्वों का भी आप लोग, तत्वों का कोई भी तत्व का संयोजकता आप निकाल सकते हैं, है ना। यदि आपसे सोडियम का संयोजकता पूछें, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 1 होता है ना। और एक जो है बाह्यतम से धातु है, जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, किसी दूसरे को दे देगा, और इससे पता चल जाएगा कि जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, वो धातु होगा, और धातु होगा तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा वही इसका क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। तो तत्व का, किसी भी तत्व का संयोजकता क्या होगा, ये सीख गए। और मूलक है ना, मूलक जैसा कि बताया, जिस है ना, एक तरह का ग्रुप ऑफ एटम होता है जिस पर जितना चार्ज होता है वो इसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। तो मूलक का संयोजकता निकालना आप सीख गए। यहाँ पे जो नाम के साथ लिखे हैं, इसको आप लोग लिख करके एकदम बढ़िया से नोट्स बनाकर इसको याद रखेंगे, बहुत काम आएगा, ठीक है ना। किस मूलक पर कितना चार्ज होता है, ये आपको काम आएगा। देखिए रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला, है ना, रासायनिक सूत्र आपके परीक्षा में पूछता है, किसी भी यौगिक का, है ना, केमिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। तो पहले रासायनिक सूत्र जानते हैं क्या होता है। तो तत्व के परमाणु के संकेतों के सहायता से बने किसी भी यौगिक के एक अणु को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को ही क्या कहा जाता है, रासायनिक सूत्र कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं, तत्व है सोडियम और हाइड्रोक्साइड है, तो इसका सूत्र क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, जैसे नाम दे देगा आपसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में से होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो कैसे आप निकालेंगे, तो सोडियम का संकेत होता है Na होता है ना, और हाइड्रोक्साइड का OH माइनस होता है और -1 का चार्ज होता है, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, ठीक ना।
और इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है, धातु है तो क्या करेगा, त्याग देगा, उस पर उतना ही का चार्ज आ जाता है। तो धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा ना तो उस पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो सोडियम पे +1 का चार्ज है तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा, और हाइड्रोक्साइड पे -1 का चार्ज है तो इसका भी संयोजकता 1 हो जाएगा, है ना। अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे। ठीक है, धातु को पहले लिखेंगे, सोडियम का संयोजकता 1 है ना। सोडियम का जो संयोजकता है वो चला जाएगा हाइड्रोक्साइड पे, और हाइड्रोक्साइड का जो संयोजकता है वो चल जाएगा सोडियम पे। तो हाइड्रोक्साइड का संयोजकता कितना, 1 है ना। सोडियम का संयोजकता, हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1 था, इसको सोडियम के साथ लिख दिए। ठीक है, हाइड्रोक्साइड का संयोजकता पे क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड पर सोडियम का संयोजकता चढ़ा देंगे तो NaOH लिखा जाएगा, इसका NaOH हो जाएगा। देखेंगे और देखेंगे, जैसे कि देखिए ये है Al है ना, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो AlOH का होल थ्राइस कैसे लिखाया है, तो संयोजकता के आधार पर लिखाया है। ठीक है, आपको यहाँ पे आगे देखिए बताएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया है, जैसे कि मान लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, है ना। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखे तो कैसे लिखेंगे, तो कैल्शियम का आप क्या करेंगे, संयोजकता निकालेंगे। तो कैल्शियम का संयोजकता कैसे निकालेंगे, है ना। तो इसका कैल्शियम का परमाणु संख्या याद रखना बहुत जरूरी होगा, 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 20 होता है। इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8 और अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन। और जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो धातु होता है। और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना ही का क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 का चार्ज आ जाएगा, है ना। और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागा वही उसकी क्या हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा। अर्थात उस पर जितना चार्ज रहेगा प्लस चार्ज, तो उसका संयोजकता क्या हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। तो कैल्शियम का पे चार्ज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका 2 चार्ज हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, तो जितना त्यागा वही क्या हो गया, उसका संयोजकता हो गया। और हाइड्रोक्साइड पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है, तो हाइड्रोक्साइड का जितना चार्ज होता है वो इसका संयोजकता हो जाएगा। और संयोजकता का क्या होता है, कोना कोनी गुना हो जाता है ना। तो कैल्शियम पे जो है, कैल्शियम पे किसका संयोजकता आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड का, और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता कितना, 1 है। और हाइड्रोक्साइड पे OH पर कैल्शियम का संयोजकता आ जाएगा, तो इस तरह से होल ट्वाइस करके ऐसे करके लिखेंगे 2। ठीक है, तो Ca एक तो दिखाते नहीं है, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये सूत्र फाइनली यही होगा, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, इसी तरह से और देख सकते हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का, है ना। ऊपर में आपको बता रहे थे, यहाँ देखिए लिख दिए हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपसे कहेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, तो आप कैसे निकालेंगे। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो धातु होगा, और धातु होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। तो ये सोडियम के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, त्यागेगा। 1 ही इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका चार्ज कितना आ जाएगा, 1 प्लस का आ जाएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर उतना का चार्ज आ जाता है, और जितना का चार्ज आ जाता है वही उसकी संयोजकता होती है। तो सोडियम पे +1 का चार्ज आ जाएगा, इसका संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड का संयोजकता आपको बताया, इस पर चार्ज जितना होगा वही इसका संयोजकता हो जाएगा। अब इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा, है ना। तो सोडियम पे जो है हाइड्रोक्साइड का संयोजकता आ जाएगा, और हाइड्रोक्साइड पे जो है सोडियम का संयोजकता आ जाएगा। तो ये लिखाएगा Na1OH1, तो 1 को नहीं लिखते हैं तो NaOH लिखाएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड का देखिए, सोडियम क्लोराइड का सोडियम का संयोजकता क्या होता है, 1 होता है। क्लोरीन का संयोजकता कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे होता है 1, आपको बताया है, 2, 8, 7 होता है क्लोरीन का, है ना। परमाणु संख्या 17 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 7। तो जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है
वो क्या होता है, अधातु होता है। तो क्लोरीन क्या है, अधातु है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लेगा। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, लेगा। तो अधातु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उतना ही उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है ना। धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही उस पर माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इस पर -1 का चार्ज आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या है, -1 का चार्ज है। ठीक है, और इसका जितना चार्ज हो गया उतना ही उसका क्या हो जाएगा, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उतना ही उसका संयोजकता हो जाएगा। क्लोरीन का संयोजकता 1 हो जाएगा, सोडियम का संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका संयोजकता आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, है ना। क्लोरीन का संयोजकता चला जाएगा सोडियम के पास और सोडियम का संयोजकता चला जाएगा क्लोरीन के पास। तो Na1Cl1 हो जाएगा। तो 1 को नहीं लिखते हैं तो NaCl हो जाएगा, जिसको साधारण नमक भी बोलते हैं। हम लोग जो घरों में खाते हैं, है ना, साधारण नमक जो खाते हैं उसी का सूत्र है क्या, NaCl है। ठीक है, इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का है, एल्युमिनियम का संयोजकता है ना 3 होता है। कैसे दिखेंगे, परमाणु संख्या एल्युमिनियम का होता है 13 होता है। कितना होता है, 13 होता है। तो पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, 8 2 10 3 13। तो जिसके भी बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, धातु होता है। धातु अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। त्याग करके अपना अष्टक को पूरा करते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग देगा। क्या करेगा, त्याग देगा। तो अपना अष्टक इसका पूरा हो जाएगा और जितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उस पर उतना ही का क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा, है ना। तो वही, और जितना चार्ज आ गया अर्थात जितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया वही उसका संयोजकता हो गया। तो 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, त्यागा, तो इस पर 3 का प्लस चार्ज आ जाएगा। इसलिए इस पर जितना चार्ज हो गया 3 का चार्ज है, और जितना चार्ज आया, जितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा वही उसका संयोजकता हो गया। और OH का चार्ज कितना होता है, -1 का होता है, तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा। अब क्या करेगा, ये अपने संयोजकता को कोना कोनी गुना कर लेगा, है ना। अर्थात हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1 चला जाएगा एल्युमिनियम के पास और एल्युमिनियम का संयोजकता 3 चला जाएगा हाइड्रोक्साइड के पास। तो एल्युमिनियम Al1 लिखाएगा, OH है ना चल जाएगा, इस 3 चल जाएगा OH के पास, तो OH का होल थ्राइस लिखा जाएगा। तो 1 को लिखते नहीं है तो OH का होल थ्राइस 3 लिखाएगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र हो जाएगा AlOH का होल थ्राइस, देख सकते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का देख सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का आप देख सकते हैं, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है। कार्बोनेट पे भी -2 का चार्ज है तो इसका भी संयोजकता 2 हो जाएगा, है ना। इसका संयोजकता इसके पास, इसका संयोजकता इसके पास, कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो Ca2 और CO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये 2 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा CaCO3। इसी का साधारण नाम जो है संगमरमर है। संगमरमर का सूत्र पूछेगा तो आप संगमरमर, तो आप बताएंगे CaCO3। इसी को बोलते हैं चूना पत्थर, है ना। चूना पत्थर का सूत्र पूछेगा तो आप यही बताएंगे CaCO3। ठीक है, एक टेबल में आपको बता देंगे कौन कौन सा सूत्र है, उसका साधारण नाम क्या है, उसका केमिकल नाम क्या है, आपको एक बार में ही बता देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देख सकते हैं ये भी है आपका। तो रासायनिक सूत्र बहुत सारा आपको बता देंगे एक टेबल में, शायद यहाँ इस वीडियो में नहीं दिया हुआ है ना। शायद वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, है ना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जिसमें बहुत सारा सूत्र होगा। लगभग जितना भी चैप्टर का, सभी चैप्टर का लगभग 30 के आसपास आपका एक वीडियो में अपलोड किया हुआ है। इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे देंगे। ठीक है, आप उसको देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है लिखा हुआ नहीं है, शायद इसमें छूट गया है। तो बहुत सारा रासायनिक सूत्र है ना, केमिकल फार्मूला है, जिसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैट्रिक के परीक्षा में बहुत सारा सूत्र है। उसका रासायनिक नाम, सूत्र, साधारण नाम, ये तीनों चीज़ जो है पूछता रहता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया, चलिए यहाँ से चैप्टर जो है शुरू हो जाता है। यहाँ से चैप्टर जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ से चैप्टर शुरू हो जाता है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। चलिए, तो यहाँ से हम लोग फाइनली क्या करते हैं, चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर को शुरू करने से पहले रासायनिक अभिक्रिया, जैसा कि आप देख रहे हैं नाम में लिखा हुआ रासायनिक अभिक्रियाएं, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है ना। इसको जानने से पहले अब 2 चीज़ जानेंगे। ठीक है, अभिकारक,
इसको इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं, और दूसरा प्रतिफल। ठीक है। अभिक्रिया का परिभाषा आपको बस सुना देते हैं। ठीक है, सुना देते हैं, आगे लिखा हुआ मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, जब कोई पदार्थ है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, आपस में भाग लेते हैं, है ना, आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, है ना। जब दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद क्या होता है, एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। और इस अभिक्रिया में जो पदार्थ नया वाला बनता है ना, वो पुराने वाले पदार्थ के गुण से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया, है ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया ना पदार्थ, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए कि हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमको बनाना है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने के लिए आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को क्या करेंगे, मिलाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का यहाँ पे क्या हुआ, संयोग हुआ, दोनों मिला, तो जो अभिक्रिया में भाग लिया, तो अभिक्रिया में जो भाग लिया इसी को अभिकारक कहेंगे। और भाग लेने के बाद ये दोनों के भाग, अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जो बना, ये क्या हो गया, प्रतिफल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो अभिकारक का मतलब आपको जानना जरूरी है ना। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है, उदाहरण सहित बताएं। तो अभिकारक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को ही क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, रिएक्टेंट कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बता ही दिए। और यहाँ भी देख रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, दोनों मिल रहा है, ये दोनों अभिकारक हो गया। और इधर जो बन रहा है, अभिक्रिया होने के बाद जो बना, वो क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। तो यहाँ पे प्रतिफल का भी आपको बता दिया। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ बनता है ना, नया वाला जो पदार्थ बनता है, उसे ही क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो इस साइड देख रहे हैं, ये सब क्या है, प्रतिफल है, ये सब क्या है, प्रतिफल है। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आपके मैट्रिक की परीक्षा में पूछ सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित बताएं। तो यहाँ पे आपको बताया, जब कोई पदार्थ अकेले, कभी कभी रासायनिक अभिक्रिया अकेले भी होता है, अकेले भी पदार्थ क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया एक पदार्थ में होता है, आपको बताएंगे। ठीक है ना, अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से संयोग करता है, अर्थात मिलता है ना, संयोग करके एक नया, है ना, एक या एक से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, जो अपने मूल पदार्थ से बिल्कुल क्या होता है, भिन्न गुण का होता है ना। तो इसे ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि देख सकते हैं कि ये हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस दोनों क्या हुआ, मिला, है ना। और हाइड्रोजन का गुण क्या है, अलग है, क्लोरीन गैस का भी गुण अलग होता है। ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद क्या हुआ, एक नया पदार्थ बना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए गैस है, ये भी गैस है ना, क्लोरीन भी गैस है, लेकिन ये HCl क्या है, आपका द्रव है। तो इन दोनों पदार्थों के मिलने के बाद एक नया गुण वाला, है ना, एक नया गुण वाला क्या बना, पदार्थ बना, जिसका नाम हुआ HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो गुण होगा, इन दोनों पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होगा। तो इसको क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये सभी के सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उदाहरण है। जैसा कि उसमें लिखा हुआ था कि एक पदार्थ भी में भी रासायनिक अभिक्रिया होता है। देखेंगे ये अभिकारक है, CaCO3 एक पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग लिया, तो ये अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक हो गया। इसको जब गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। तो प्रतिफल क्या हो गया, आपका दो चीज प्रतिफल बना। तो एक ही पदार्थ, यहाँ देख रहे हैं, एक ही पदार्थ क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, और ये अभिकारक है। और इसको गर्म कर रहे हैं तो ये प्रतिफल बन रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है ना। इसी तरह से देख सकते हैं, इतना सारा अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, कोई भी आप एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, सब क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का ही क्या है, उदाहरण है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या होती है, लिखें। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की मुख्यतः 5 विशेषताएं इसमें आपको बताएंगे, है ना। पहला में आपको गैस की उत्पत्ति, यानी कि कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है
जिसमें गैस निकलता है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे होते हैं जिसमें गैस की उत्पत्ति होती है, जैसे कि देख सकते हैं धातु का अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं। ये धातु है ना, और ये अम्ल है। धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है और साथ में लवण भी बनाता है। क्या बनाता है? लवण बनाता है, सॉल्ट बनाता है। तो यहाँ देख रहे हैं गैस निकल रहा है। तो इसमें आपका पहला विशेषता आपको ध्यान में रखना है, कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होती है ना, हाइड्रोजन गैस है ना। इन पदार्थों को मिलाया गया तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बना, इन पदार्थों को मिलाया गया तो हाइड्रोजन गैस बना। ठीक है। अवक्षेप का बनना है ना, अवक्षेप का बनना, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है। अवक्षेप क्या होता है? एक प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद विलयन से क्या हो जाता है, एकदम पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड को है ना सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलाया गया तो AgCl बना, और AgCl क्या है? अवक्षेप है। क्या है? अवक्षेप है। ये विलयन से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, और ये NaNO3 बना। तो AgCl क्या है? आपका अवक्षेप है। इसी तरह से आप देख सकते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। ठीक है। तो कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या बनता है, अवक्षेप का निर्माण होता है। दूसरा आपका हो गया, तीसरा है आपका रंग में परिवर्तन। कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जब पदार्थों को मिलाया जाता है तो रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के बाद रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको याद रखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है ना। इसके विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है ना, रंग में परिवर्तन हो जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन भी बनाए हुए, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र है KMnO4, इसमें नींबू का रस मिलाते हैं और इसका अपना रंग बैंगनी होता है। ठीक है। और इसमें नींबू का रस मिलाते हैं तो इसका रंग जो है बैंगनी रंग गायब हो जाता है। फिर एक और उदाहरण है पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का अम्लीय विलयन का रंग क्या होता है, नारंगी होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है, तो नारंगी रंग का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस SO2 गैस प्रवाहित की जाए तो इसका विलयन का रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बनाए हुए हैं, यह है पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7, याद रखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र है। ठीक है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, मिलाते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है, नारंगी से क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ग्रीन हो जाता है। तो ये सब ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का अपना रंग कैसा होता है, तो नारंगी होता है। इसमें कौन सा गैस मिलाते हैं इसका रंग हरा हो जाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का प्रवाहित करते हैं गैस तो इसका रंग जो है हरा हो जाता है ना, ऑरेंज से हरा हो जाता है। फिर चौथा गुण है ताप में परिवर्तन, है ना। ताप में परिवर्तन है ना, कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में ताप में परिवर्तन भी देखने को मिलता है ना। जैसे कि कोई जैसे कि आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको कली चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल नाम है, साधारण नाम कली चूना है। इसको बिना बूझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसको बिना बूझा हुआ चूना भी कहा जाता है। ठीक है। और इसका अभिक्रिया, इसमें जब हम लोग पानी मिलाते हैं, जल मिलाते हैं, H2O से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको चूना जल कहते हैं और इसको बूझा हुआ चूना कहते हैं, है ना। ये CaO को बिना बूझा चूना कहते हैं, बिना बूझा चूना कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना कहते हैं। ठीक है, या चूना जल कहते हैं। ठीक है। जब ये बनता है ना तो इसमें उष्मा निकलता है, हीट निकलता है, गर्म हो जाता है। जैसे कि आप लोग कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का ढेला मिलता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है। इसमें पानी डाल लीजिए, जैसे कि आप खैनी चुन, जहाँ पे दुकान पे होता है ना, जो खैनी उनी वाला दुकान होता है, वहाँ पे देखते होंगे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग के पास रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना। वो लोग क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, उसमें क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, तो थोड़ा देर बाद देखेंगे वो खोलने लगता है, अपने आप खोलने लगता है ना, हीट निकलने लगता है, गर्मी निकलने लगता है। तो इसमें क्या होता है, उष्मा निकलता है, हीट निकलता है। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, पदार्थों को मिलाते हैं तो अपने आप क्या होता है, उष्मा निकलने लगता है, हीट निकलने लगता है। अब कुछ कुछ में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण हो जाता है। उष्मा क्या होता है, अवशोषण होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद यौगिक क्या होता है, ठंडा हो जाता है। जैसे कि अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों को मिलाएंगे ना
तो बेरियम क्लोराइड, अमोनिया गैस और H2O बनेगा। ठीक है, और ये पूरा यौगिक जो है क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ताप घट जाएगा। ठीक है, अब इसमें हाथ डालेंगे तो क्या लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा। तो कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया में आपको क्या देखने को मिलता है, ताप में परिवर्तन देखने को मिलता है, अर्थात क्या हो जाता है, कुछ कुछ रासायनिक अभिक्रिया ठंडा हो जाता है अभिक्रिया होने के बाद, कुछ गर्म हो जाता है। ठीक है, फिर आपका पांचवा अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलता है। अवस्था में परिवर्तन करने का मतलब ठोस है तो ठोस से द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि मोमबत्ती है तो मोमबत्ती ठोस अवस्था में पाया जाता है। कैसा होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। जब इसको गर्म करते हैं, है ना, जलाते हैं, तो ये गैस और द्रव में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। द्रव में जब पिघलता है मोम के रूप में तो द्रव हो गया, और उस क्या होता है, जल कर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है, ऊपर चला जाता है, तो गैस हो गया। तो ये ठोस से क्या हो गया, द्रव और गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से ही आप देखें 5 गो विशेषता देखें रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता 5 गो, जिसमें अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, है ना, अवक्षेप का निर्माण, गैस की उत्पत्ति, ये सब देखने को मिलता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछवे करेगा कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या होता है। तो यहाँ पे लाए हैं आपके लिए, ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ठीक है, तो आप चलिए जानते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होता है। इसको इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय, है ना, अभिक्रिया मिश्रण का ताप ही क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है ना, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको बताया, एक कली चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें जल मिलाते हैं तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और भारी मात्रा में ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, और इसको कली चूना कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को साधारण नाम कली चूना है, या बिना बूझा चूना भी इसको कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बूझा चूना कहते हैं, या चूना जल भी कहते हैं, है ना। सूत्र का एक वीडियो जो है, केमिकल फार्मूला का एक वीडियो जो है आपके लिए अपलोड कर दिए हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा आपको मैट्रिक की परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव एकदम पूछवे करेगा। फिर आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तो बता दिए। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया होने के बाद अभिक्रिया, है ना, मिश्रण का ताप ही क्या होता है, घट जाता है ना, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, अर्थात ठंडक महसूस होता है ना, जिसके कारण क्या होता है, ठंडक महसूस होता है, इसलिए इसे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप याद रखेंगे, अमोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया बेरियम हाइड्रोक्साइड से करवाने के बाद, है ना, बेरियम क्लोराइड बनता है और अमोनिया गैस बनता है। ठीक है, साथ में क्या बनता है, जल भी बनता है, और ये पूरे मिश्रण का क्या होता है, ताप ही क्या होता है, घट जाता है ना, अर्थात इसमें ठंडक महसूस होता है, तो इसको कहेंगे ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे जितना टॉपिक आपको पढ़ा है उससे क्वेश्चन सब है जो कि मैट्रिक की परीक्षा में आपका पूछता रहता है हमेशा, है ना। आपसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है, अभिकारक और प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताए। तो आपको दोनों बता चुके हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताए, आपको बता चुके हैं, है ना। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को समझाएं, इस टॉपिक को भी बता दिए हैं। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा है इस प्रकार से पूछेगा, ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित बताएं। ठीक है, ये इस तरह से आप पॉइंट वाइज बता सकते हैं। फिर है, जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, आपको बताई है। ठीक है, यहाँ पे एक बार और बता देते हैं, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब किसी धातु का अभिक्रिया अम्ल से करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस H2 गैस जो है निकलेगा ही निकलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए कि जिंक धातु लेते हैं, है ना, इसका अभिक्रिया मान लीजिए कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है ना, ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जिंक जो है धातु है जस्ता जिसको कहते हैं, इन दोनों का अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा, ZnCl2 बनेगा, है ना। क्योंकि जिंक का संयोजकता 2 होता है तो जिंक का संयोजकता चल जाएगा क्लोरीन के पास, और क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, आ जाएगा जिंक के पास, तो ZnCl2 होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा, H2 निकलेगा।
ठीक है। और यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, है ना, समीकरण संतुलित भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो आपको दिमाग में रखना है कि धातु का अभिक्रिया जब अम्ल से करवाते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। तो आपसे पूछेगा, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाई जाती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, है ना। इसका नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ठीक है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ठीक है, इसलिए पूरा चैप्टर है हमारे पास यहाँ पे देख रहे लिखा हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको रासायनिक समीकरण पढ़ाएंगे, है ना। रासायनिक समीकरण में आपका रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण के प्रकार, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये 4 टॉपिक जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी चैप्टर के अंतर्गत आपको बताएंगे। ठीक है, और आप लोग रासायनिक सूत्र का, केमिकल फॉर्मूला का, रासायनिक सूत्र का जो वीडियो है वो ज़रूर देखें, बहुत काम आएगा। रासायनिक सूत्र से क्वेश्चन जो है पूछवे करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है आपको दे दिए हैं, यहाँ से आप ज़रूर देखें। इसमें 30 फार्मूला ऐसा है, रासायनिक सूत्र ऐसा है जो कि मैट्रिक की परीक्षा में बार बार पूछता है। ठीक है, उसको एक बार देखेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। चलिए इस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।